नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय टैक्स कानूनों की भारी भरकम और उलझी हुई दुनिया को आज हम एक बहुत ही साफ और विजुअल सफर में बदलने वाले हैं। एक बार टैक्स रिटर्न फाइल हो जाए तो उसके पीछे क्या होता है ये अक्सर एक ब्लैक बॉक्स जैसा लगता है, लेकिन आज पर्दे के पीछे काम करने वाले उन सभी अदृश्य तंत्रों को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही असल में होता क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर करदाता के मन में जरूर आता है। इसका सटीक जवाब जानने के लिए उस अदृश्य मशीनरी को समझना होगा जो डेटा सबमिट होते ही तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। अब फाइलें जांचने के लिए कोई इंसान नहीं बैठा है, बल्कि एक बेहद एडवांस सिस्टम है जो हर एक नंबर को स्कैन करने का काम अपने हाथों में ले लेता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे एआई टैक्स वॉचडॉग की, स्क्रूटनी के रेड फ्लैग्स की, बिजनेस ऑडिट के ट्रिप वायर्स की, नोटिस को समझने के तरीके की, फेसलेस सिस्टम की और आखिर में नोटिस का सही जवाब देने की। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एआई टैक्स वॉचडॉग। कहानी की शुरुआत उस मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम से होती है जो लगातार फाइनेंशियल डेटा ट्रैक कर रहा है। फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS। देखिए, ये कोई साधारण फॉर्म नहीं है। ये बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल लेजर है, एक तरह का पूरा कच्चा चिट्ठा। बैंक का ब्याज हो, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो या TDS, सब कुछ यहाँ दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि ये डेटा एक बेसलाइन सेट करता है। अगर फाइल किए गए रिटर्न और इस डेटा में जरा सा भी मिसमैच हुआ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्क्रूटनी के सामान्य रेड फ्लैग्स। जब ये ऑटोमेटेड सिस्टम डेटा को स्कैन करता है तो वो यूं ही हवा में तीर नहीं चलाता। वो बहुत ही स्पेसिफिक ट्रिप वायर्स या रेड फ्लैग्स की तलाश में रहता है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये सिस्टम पर्सनल और कॉरपोरेट विसंगतियों को अलग अलग कैटेगराइज करता है। मान लीजिए आमदनी कम दिखाई गई है लेकिन लाइफस्टाइल एकदम लग्जरी है, या फिर ढेर सारे क्रिप्टो ट्रेड्स हुए हैं तो सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा। वहीं बिजनेस के मामले में अजीबोगरीब फाइनेंशियल रेशियो या बहुत ज़्यादा कैश एक्सपेंस तुरंत शक के घेरे में आ जाते हैं। एक बहुत ही ठोस आंकड़ा जो हमेशा याद रखना चाहिए वो है 50 लाख रुपए। अगर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का कैश जमा होता है या इतने ही मूल्य की कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जो रिटर्न में नहीं दिख रही है, तो समझ लीजिए कि यह सिस्टम के रडार पर आने वाला एक बहुत बड़ा ऑटोमेटेड रेड फ्लैग है। चलिए आगे देखते हैं, बिजनेस स्पेसिफिक ऑडिट ट्रिप वायर्स। कॉर्पोरेट एंटिटीज और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के लिए नियम और भी ज्यादा सख्त है। अगर टर्नओवर तय लिमिट जैसे बिजनेस के लिए 1 करोड़ और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख को पार कर जाए और ऑडिट न हो तो दिक्कत तय है। इसके अलावा फॉर्म 3CD के कुछ खास क्लॉज जैसे 21, 34, 40 या 44 को खाली छोड़ देना या फिर बिना किसी वैलिड रीजन के प्रॉफिट में अचानक से भारी गिरावट दिखाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो असेसमेंट ऑफिसर का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लेंगी। और कैश को लेकर तो एक बेहद सख्त रूल है। सेक्शन 40A3 के तहत अगर किसी एक व्यक्ति को एक ही दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट किया जाता है तो वो खर्चा पूरी तरह से डिसअलाउ हो जाता है। कोई बहाना नहीं चलता और सिस्टम इसे पलक झपकते ही फ्लैग कर देता है। हमारा चौथा पड़ाव है इनकम टैक्स नोटिस को डीकोड करना। जब सिस्टम को कोई गड़बड़ी मिल जाती है तो वो एक नोटिस जनरेट करता है। कानूनी भारी भरकम शब्दों को देखकर घबराहट हो सकती है, लेकिन असल में इसे समझना आसान है। सेक्शन 143(1) का नोटिस आमतौर पर सिर्फ एक रूटीन इंटीमेशन है, एक तरह का ऑटोमेटेड कैलकुलेशन एडजस्टमेंट। लेकिन अगर 143(2) आता है तो वो असली स्क्रूटनी है, जहां डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में चेकिंग होगी। और सेक्शन 148 ये तब आता है जब सिस्टम को लगता है कि कोई इनकम पूरी तरह से छुपाई गई है। और इस सेक्शन 148 में टाइमलाइन बहुत क्रूशियल है। नॉर्मल केसेस में छुपी हुई इनकम की जांच के लिए 3 साल तक का समय होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर टैक्स चोरी का अमाउंट 50 लाख रुपए की उस जादुई लिमिट को पार कर जाता है तो सिस्टम के पास 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोलने की पावर आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा 5वां टॉपिक, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम। आज के दौर में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन नोटिसेस को प्रोसेस कर कौन रहा है। पुराने दिन लद गए, अब कानून साफ तौर पर कहता है कि ह्यूमन बायस यानी इंसानी पक्षपात को खत्म करने के लिए AI और मशीन लर्निंग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मामलों का बंटवारा अब रैंडम तरीके से एक एल्गोरिदम करता है।
इस प्रोसेस को देखिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली केस चुनता है, उसे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर यानी NAFAC को सौंपता है। फिर सारा डिजिटल डेटा एक अनाम यानी एनोनिमस असेसमेंट यूनिट को भेज दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकल असेसमेंट ऑफिसर अब बैक सीट पर हैं और एक सेंट्रलाइज्ड फेसलेस सिस्टम पूरी निष्पक्षता के साथ केस को हैंडल कर रहा है। और अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, स्क्रूटिनी नोटिस का जवाब देना। जब सच में कोई नोटिस आ जाए तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है, यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। सबसे पहली बात, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ज्यादातर नोटिस सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। जो टिपिकल 30 दिन की टाइमलाइन होती है उसके अंदर रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। हर जवाब को AIS और 26AS के डेटा से मैच करना बिल्कुल ना भूलें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके किसी भी रूटीन पूछताछ को मनमाने ढंग से असेसमेंट में बदलने से रोका जा सकता है। और हाँ, अगर टैक्स डिमांड को चैलेंज करना है तो विवादित अमाउंट का 20% मिनिमम डिपॉजिट करना ही पड़ता है। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अगर कोई सिर्फ जानकारी मांगने वाले एक सिंपल सेक्शन 142(1) के नोटिस को इग्नोर कर दे तो सीधा 10,000 रुपए की पेनल्टी लग जाती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एक ऐसे डिजिटल युग में जहां टैक्स सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और AI एल्गोरिदम द्वारा चलाया जा रहा है, क्या प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी ही हमारा इकलौता और सबसे मजबूत बचाव है? जब एक अदृश्य, निष्पक्ष मशीन 24 घंटे हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं, तो सही रिपोर्टिंग से बेहतर कोई और विकल्प नहीं बचता। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।